जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कक्षा 10 की बिहार बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी जो है, जिसकी जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए एक खास वीडियो होने वाली है। तो आज के सेशन में मैं आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो हिंदी का है उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और ये रहेगा आपको 2024 के 2024 एनुअल वार्षिक एग्जाम के लिए जो जिस प्रकार से क्वेश्चन होता है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जो कि ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। और कुछ बातें हैं इसमें ध्यान रखना आपको। देखिए सबसे पहली बात तो ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 है। सब्जेक्ट आपका बेटा हिंदी है। और सब्जेक्ट कोड की बात करें तो 101 101 है। टाइम आपको इसमें 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, ठीक है। जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि 106 क्वेश्चन टोटल है। तो इसमें आपको कुछ नोट है जो आपको याद रखना है। आपको निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी, देखिए पहला क्या है, इनको भी जरूर पढ़े। जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं ना मेरे बच्चों, तो उसमें आपको ये चीज को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए क्या है, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। मतलब आपको जो ओएमआर सीट मिलता है उसमें प्रश्न पुस्तिका जो आपको प्रश्न दिया जाता है उसमें 10 अंक के क्रमांक होते हैं, उसको अवश्य लिखना है। कोशिश करनी है कि परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। उसके बाद दाहिनी और हाशिए पे दिए गए अंक जो है उनका पूर्णांक निर्दिष्ट किया हुआ है। आगे है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अलग से समय दिया जाता है। मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम है और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसमें आपको प्रश्नों को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं। यह प्रश्न पुस्तिका आपको 2 खंडों में है, खंड अ खंड ब। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको खंड अ में, देखिए खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने पे प्रथम 50 उत्तर का ही आपको मान्य दिया जाएगा, उसका ही आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है उस देखिए क्या है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव है और सवाल यहाँ पे है। देखिए प्रश्न संख्या पहला में अगर देखें, प्रश्न संख्या पहला बोला जा रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए 18 खंडों में, ऑप्शन बी 19 खंडों में, ऑप्शन सी 20 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखिए, कुछ चंद सेकंड दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंड में प्रकाशित किया गया, कितने खंडों में पब्लिश किया गया। देखिए 18 19 20 21, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 21 खंडों में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, और ऑप्शन बी आपको नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन डी अमरकांत। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के। किसके रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के। इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। इस सेंटेंस को किसने कहा है। आलो ने कहा है, शोफर ने कहा है, रजनी ने कहा है, मुखर्जी साहब ने कहा है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए जल्दी फटाफट। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता, इधर ही खेल रहे थे, इस वाक्य को किसने कहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोफर ने कहा है। किसने कहा है, सोफर ने कहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। ऑप्शन ए है आपका सेन साहब ने, गिरधर ने,
सेंसाफ की वाइफ ने, गिरधर की वाइफ ने। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधर ने मदन को लपक कर हाथों से उठा लिया। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर देखते हैं। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था भैया बताइए। कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, या छुपन छुप्पी खेल रहा था। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, क्या होगा बताइए। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द, मदन जो है पड़ोसी के किस आवारागर्द छोकरे के साथ और क्या कर रहा था बताइए। तो ये लट्टू नचा रहा था। मदन अपने पड़ोसी के जो आवारागर्द लड़के थे उनके साथ वो लट्टू नचा रहा था। इसका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 100% सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। मैक्स मुलर भैया का जन्म कब हुआ था बताइए। मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 4 जनवरी 1825 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी को, 7 जनवरी 1826 ईस्वी को। बताइए इसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 नंबर के प्रश्न जो है देखिए क्या कह रहा है इसमें। 7 नंबर में हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। गांधी जी ने, मैक्स मुलर ने, गुणाकार मुले ने, यतीन्द्र मिश्र ने। बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। 7 नंबर के प्रश्न की बात करें, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया है, तो मैक्स मुलर ने किया है। किसने किया है, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माने जाने लगा है। बताइए मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ जो प्रचलित कहावत है और दंत कथाओं है उनका प्रमुख स्रोत किसको माने जाने लगा। जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म और डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी 100% सही है। बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म की जो कहावत दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत माने जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें क्या है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न है दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, तो भैया इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देव विज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में है चारू चंद्रलेख किनकी रचना है। बताइए चारू चंद्रलेख किनकी रचना। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आपका बिरजू महाराज और डी रामविलास शर्मा। इस 4 ऑप्शन में मेरे दोस्तों एक ऑप्शन आपका सही होने वाला। कमेंट करके बताइए कि इस 10 नंबर के प्रश्न में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भीमराव अम्बेडकर जी हैं चारू चंद्रलेख की रचना, किनकी रचना, किसने रचना किया इनका। भीमराव अम्बेडकर जी ने, बिरजू महाराज ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी 100% करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। बताइए गौड़ देश के लोग कैसा नाखून पसंद करते थे रखना। छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, इनमें से कोई नहीं रखना चाहते थे या फिर बड़े बड़े। इस प्रश्न 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे और उस नाखून से वो हथियार का काम करते थे, मतलब शिकार का काम करते थे। चलिए बढ़ते हैं 11 हो गया कंप्लीट बाबू। 12 नंबर में देखिए 12 नंबर का प्रश्न है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा। लेखक जी से किसने पूछा था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक की बहन ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक की छोटी लड़की ने। तो प्यारे बच्चों आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक जी से इनकी खुद की बेटी जो है, लेखक की छोटी लड़की, उन्होंने ही पूछा था। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, पुराने का मोह, ये जो है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। 20 के दांत, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पुराने का मोह सब समय
वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो ये है ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया प्यारे दोस्तों? अक्षर कथा से, भारतीय लिपियों की कहानी से, इतिहास और संस्कृति से, सौरमंडल से। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर। अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से है? भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कोंकण के शिलाहार मान्य खेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? बताइए, कोंकण के शिलाहार, मान्य खेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के जो लेख है वो किस लिपि में है? ये खरोष्टी लिपि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा कोंकणी लिपि, कलिंग लिपि, नंदी नागरी लिपि में। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन डी जो है, नंदी नागरी लिपि में कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासक के लेख इसी नंदी नागरी लिपि में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों के गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम ऑप्शन ए, सी कक्का द्वितीय, अमोघ वर्ष, खोट्टिम अमोघ वर्ष। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्यारे बच्चों, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं कृष्ण प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और 17 नंबर प्रश्न देखिए, किसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा था प्यारे बच्चों? लेखक के, निर्मला के भाई के, बहादुर के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा था? तो बहादुर के गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके सामने 18 नंबर का है। सुखजीवी नामक, प्यारे बच्चों, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अमरकांत ने, भीमराव अम्बेडकर ने, रामविलास शर्मा ने। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, चार में से एक सही है, कौन सही है कमेंट करके फटाफट बताइए कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए इसका सही हो जाएगा सी, यानी अमरकांत ने। 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? बताइए, बहादुर का बाप प्यारे बच्चों युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन डी सही होगा, बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगले प्रश्न की ओर, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी, जिम्मेदारी, शिष्टाचार, निवेदन। बताइए कौन होगा सही। इसका हिदायत का नहीं कहता, हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को मन से करो और बोर्ड एग्जाम फाइनल निकालो, ठीक है। तो इसका हिदायत का मतलब क्या हो गया आपको? चेतावनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर, और 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा है, विवाद है, मूर्त ज्ञान, इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुंदर से दोस्त। बताइए फटाफट, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की कौन सी परंपरा है? तो अमूर्त ज्ञान हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? रोन नदी के दूसरी ओर आवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादामोजेल, द आविन्यो, ला शत्रुज, इनमें से कोई नहीं, और विलन्म वाला आविन्यो। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा विलम ल आविन्यो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 23 नंबर की ओर। शाहने शब्द का अर्थ क्या है बेटा, बताओ। शाहने शब्द का अर्थ क्या है? शाहने शब्द का अर्थ है सुशीलवादियों में शाह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, सुशीलवादियों में शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 की ओर। 24 नंबर के जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या कर रहा है। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है? ऑप्शन आपके सामने है। कन्नड़, ऑप्शन ए कन्नड़, सी उड़िया, बी भोजपुरी, डी गुजराती। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समझ गए, ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न था आपके सामने लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, तो कन्नड़। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया है? तो 1967 में पुरस्कृत किया गया था सन्ना कथेगुलू को, है ना। इस कहानी को 1967 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। और 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ देखिए। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? बताइए फटाफट। सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? किसने कहा? नजम्मा ने, मगम्मा का बेटा, मगम्मा की बेटी रगप्पा। बताइए कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, मगम्मा का बेटा ने बोला था कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, क्या मैं तुम्हें पाल सकता हूँ? इस बात को किसने कहा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मगम्मा का बेटा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का प्रश्न क्या है देखिए। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलिकर, सी हो गया सावरदैया, बी हो जाएगा सुजाता, सातकोरी होता। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको? फटाफट बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन आपको क्या सही लग रहा है कमेंट करके बताइए। बात करें 27 नंबर प्रश्न की ओर, तो ये ऑप्शन डी जो है सातकुड़ी होता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28 की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। लक्ष्मी जो है किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में, सरपंच के घर में, मुखिया के घर में, इनमें से कहीं नहीं। बताइए लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए तहसीलदार के घर में काम करती थी लक्ष्मी, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए 29 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। ढहते विश्वास, ये कहानी है ढहते विश्वास, आपके बुक में दिया हुआ है। उस कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? इस कहानी में जो लक्ष्मी है उसके पड़ोस में एक लड़का है जो बहुत पढ़ाकू है, काफी पढ़ता है, वो है ऑप्शन बी गुणनिधि। क्या है प्यारे बच्चों? गुणनिधि। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यानी माँ जो शीर्षक पाठ है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सातकोरी होता, ऑप्शन डी श्रीनिवास, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलिकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर माँ पाठ के शीर्षक का कवि है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करें। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते थे? माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते थे? घर की, गौशालाओं की, झोपड़ी की, कैद खाने की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते थे? इसका ऑप्शन सी गौशालाओं की, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं से दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको अच्छे से याद हो रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। ठीक है चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। पापत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? बताइए क्वेश्चन है, पापत्ती के चारों ओर खड़े होकर के बारी बारी से आकर किसकी सहायता से, क्या किस यंत्र की सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया गया? बताइए ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, इंडोस्कोप से, प्रोक्टोस्कोप से। इसका ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा बी स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर साहब गले में लगा के फीवर वगैरह चेक करते हैं ना, उस आला जो बोलते हैं देसी भाषा में वो। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर।
33 नंबर का प्रश्न है, अरे अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, या किसने कहा, बताइए। अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, या किसने बोला है। बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, नारायण की पत्नी भंवरी ने, और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अगर बात करें हम 33 नंबर प्रश्न की, तो इसका सही आंसर होगा बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने बोला था, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर, और 34 नंबर प्रश्न जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, इस शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताइए। रसखान, गुरु नानक, घनानंद, प्रेमघन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, इस शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, कौन है। रसखान, गुरु नानक, घनानंद, प्रेमघन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि गुरु नानक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। आयनी शब्द का अर्थ क्या है। आयनी शब्द का अर्थ क्या है। दीवार, गिरी, चबूतरा, छत। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा, आयनी शब्द का अर्थ होता है गिरी। आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, गिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। निंदा स्तुति के बिना, राम नाम के बिना, क्रिया के बिना, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, जब राम नाम के बिना। जब राम नाम नहीं लेते हैं तो वाणी जहर के समान हो जाती है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर का जो प्रश्न है वो है मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। प्रेम आयनी, श्री राधिका, हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता। बताइए इसका सही आंसर होगा 37 नंबर की अगर बात करें, ऑप्शन ए प्रेम आयनी, श्री राधिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न है स्वदेशी। ये जो स्वदेशी है शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वीरेंद्र डंगवाल, जीवानंद दास। बताइए इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, अगर 38 नंबर प्रश्न की बात करें, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन की है। बताइए भारत माता है, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा फिर, जीर्ण जनपद। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। क्वेश्चन है निम्न में से, यानी जो निम्नलिखित में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। प्यारे बच्चों जीर्ण जनपद इसका सही आंसर होगा, जीर्ण जनपद यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर के प्रश्न देखिए क्या है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है। जीर्ण जनपद से, प्रेमघन सर्वस्व से, हारे को हरिनाम से, परशुराम की प्रतीक्षा से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्वदेशी कविता किससे संकलित है। जीर्ण जनपद से, प्रेमघन सर्वस्व से, हारे को हरिनाम से, परशुराम की प्रतीक्षा से। इसका सही आंसर होगा प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न की बात करें। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाली थी। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो उत्तरांचल के कौन से जिले के रहने वाली थी। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। बताइए 41 नंबर का जो प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाली थी, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है बेटा, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है। पल्लव से, ग्राम्या से, वीणा से, ग्रंथि से। बताइए इसका कौन आंसर सही हो जाएगा। भारत माता शीर्षक कविता के किस काव्य कृति से ली गई है। ग्राम्या यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर के प्रश्न की बात करें। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रणभंग, हुंकार, रेणुका, उर्वशी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर की बात करें। कवि रामधारी सिंह दिनकर को
किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो है उर्वशी पे। उर्वशी इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। 44 का जो क्वेश्चन है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता का है? बताइए। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान। बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद क्वात्स्यायन आज्ञे की कविता कौन है? बताइए। इसका हिरोशिमा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस 45 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद क्वात्स्यायन आज्ञे जी की कविता हिरोशिमा है। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न जो है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, समीक्षा है, साक्षात्कार है? बताइए प्यारे बच्चों, कुंवर नारायण सिंह रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? काव्य संग्रह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारी नींद। ऑप्शन बी सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? श्यामनंदन किशोर, भरत किशोर, विष्णु भारद्वाज, रविशंकर किशोर? बताइए सही आंसर क्या होगा? 48 नंबर कवियत्री अनामिका के पिता का नाम प्यारे बच्चों श्यामनंदन किशोर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 49 नंबर, अनुष्टुप किन की रचना है? प्रश्न आपके सामने, अनुष्टुप किन की रचना? प्रेम घन, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, गुरु नानक? बताइए अनुष्टुप किन की रचना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा अनामिका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा, इस ड को ड को क्या समझता है? बताइए क्या समझता है? ऑप्शन है बहन, माँ, बेटी, दादी? प्यारे बच्चों माँ समझता है, ये समझ लीजिए ये माँ है और इसके गोद में ये कौन बैठा है? बेटा। तो माँ समझता है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 51 की ओर। झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य? प्यारे बच्चों कहानी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 52 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता से संकलन से ली गई है? देशांतर, एडवेंट, लाइफ एंड सॉन्ग्स? इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, कौन सही होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? इसका ऑप्शन बी जो है लाइफ एंड सॉन्ग्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा, फिर हमारी नींद? देखिए जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, प्रभु शब्द आ रहा है मतलब एक मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी 100% सही होगा 53 का उत्तर। बढ़ते हैं 54 नंबर। देखिए 54 नंबर में प्रश्न क्या है, रेनर मारिया किरिल्के का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? 1 नवंबर 1840 को, 1 दिसंबर 1874 को, 2 जून 1875 को, या 4 दिसंबर 1875 को? बताइए इसका ऑप्शन सही कौन होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 दिसंबर 1875 को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ। अगले प्रश्न 55 नंबर में देखिए, रेनर मारिया रिल्के का माँ का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, राबिया, जीनिया, जिमी? इस 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सोफिया था प्यारे बच्चों। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, व्याकरण से है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? हिंदी में स्वर वर्ण बेटा 11 है। कितने स्वर वर्ण है? 11 हैं। स्वर की बात करें
तो टोटल आपको कितने हैं 11। इस स्वर में से ह्रस्व आता है, दो पार्ट होते हैं, स्वर के दो होते हैं, ह्रस्व स्वर हो जाते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो 4 होते हैं और ये 7 होते हैं, टोटल कितने हो गए 11। 4 में ह्रस्व स्वर में आपको आते अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और एक आता है री, 4 आ जाते हैं। 7 इसमें जो आता है वो आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए 7 पुड़ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। एक और बात खास, ये जो आपको ह्रस्व स्वर 4 दिख रहे प्यारे बच्चों, ये आपके एक मात्रिक स्वर है। क्या है? एक मात्रिक स्वर है, और ये वाला 2 मात्रिक स्वर है। चलिए, तो इसका ऑप्शन 11 बी जो है आपका 11 आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? देखिए प्यारे बच्चों, अगर द्विगुण की बात करें तो 2 होता है द्विगुण, एक ये वाला हो जाता है, सॉरी, एक ये वाला हो जाता है और एक होता है ये वाला। तो आपको ऑप्शन देखिए कौन मिल रहा है, ये तो नहीं है बिल्कुल, इसमें चौ नहीं है, जौ नहीं है, ये वाला आपको सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगर द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है अंगो। अब अगले प्रश्न की ओर देखिए, योग ना होने पर भी जो साथ रहे प्यारे बच्चों, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों दंत। त का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी दंत इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं निम्न में से 60 नंबर क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? य, त, र, ल। प्यारे बच्चों अघोष वर्ण है आपके त। कौन है? त। चलिए 61 नंबर, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाता है? एक ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनि कहलाएगी। युग्म मतलब जोड़ा। जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाए, द्वित्व ध्वनि हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए शयन शब्द संधि विच्छेद क्या है शयन शब्द का? तो प्यारे बच्चों सेज और अन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 63 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तालाब सही है, ज्योत्सना गलत है, दीपिका सही है, प्रज्वलित सही है। देखिए ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है, ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ज्योत्सना ये वाला सही है, ये अशुद्ध है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध पूछा गया था आपसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखा हुआ। इस 4 में से अल्प विराम चिन्ह कौन है बताइए? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब लोग हम 65 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 6। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? स्वर संधि की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए हिमालय है, ऑप्शन सी मिठास है, ऑप्शन बी नदी और ऑप्शन डी दूध। कौन से ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बढ़ते जाइए, आपके कौन से ऑप्शन सही है बताइए। जातिवाचक पूछा जा रहा है, हिमालय आपको जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, किसी खास जगह है। मिठास आपका भाववाचक हो जाएगा, ये नहीं होगा। और दूध जो है द्रव्यवाचक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है नदी, वो एकदम करेक्ट होगा। 100% बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 67 क्वेश्चन की ओर। 67 क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या फिर मादा जाति का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या फिर वस्तु के नर या मादा, मेल या फीमेल जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
लिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 टोटल आज मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव इसका कंप्लीट करके दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नाखून। ये जो नाखून शब्द है कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 बताइए कौन होगा? नाखून शब्द कौन सा लिंग है? प्यारे बच्चों नाखून शब्द की बात करें तो आपको ये पुल्लिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नाखून पुल्लिंग शब्द है। 69 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन पूछा गया, मतलब क्या पूछ रहा? तत्सम शब्द कौन सा है? नाक है कि नीम है कि जीभ है कि ओष्ठ है? बताइए तत्सम शब्द कौन है प्यारे बच्चे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। तो 70 नंबर है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? प्रियतम एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए प्रियतमा, ऑप्शन बी प्रियतमी, ऑप्शन आपको सी जो है प्रियतमी, प्रियतमानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए यानी प्रीतम का शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा प्रियतमा होगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज का प्रश्न जो है 71 नंबर। देखिए क्या है, साधुओं की संगति से, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ पर से, ये जो से देख रहे हैं साधुओं की संगति से, ये जो से है किस कारक का उदाहरण है? आपको पता होगा कर्ता ने कहा है कर्ता का, कर्ता का, कर्ता ने कर्म को कारण से, यानी से जो है वो कारण से, तो मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, कारण कारक। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बच्चों? बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, प्रोनाउन है? 10 से 11, 9, 8, कौन होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा 11। कितने हिंदी में सर्वनाम है? 11 है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं 73 यानी 73 नंबर प्रश्न की ओर। तो 73 नंबर प्रश्न है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका ऑप्शन डी यानी अकर्मक क्रिया होगा। क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 74 नंबर का प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूं। क्या है? मैं घड़ा भरता हूं। ये जो मैं है या किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूं मतलब सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। यानी 74 नंबर की प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन आपको ए हो जाएगा करेक्ट, यानी सकर्मक क्रिया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भूत होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 गो भूत होता है भैया, 6 गो प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 3 और 5। बताइए, ये आप लोगों ने बचपन में 7th और 9th में पढ़ा है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन डी यानी 5 भेद होते हैं, इसका करेक्ट उत्तर 100% होगा। अब आती है बात कि शब्द के कितने भेद है। नाम अगर पूछता है 5 का तो क्या हो जाएगा? तत्सम। पहला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तत्सम। दूसरा गुरुजी तद्भव। क्या होगा? तद्भव। तीसरा देशज। क्या होगा? देशज। चौथा विदेशी या फिर विदेशज, विदेशी। पांचवा आपको हो जाएगा शंकर। यानी टोटल कितने हैं शब्द के भेद? आपको 5 भेद हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पांचों का नाम आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। कितने हो जाएंगे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 5। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। घोटक शब्द क्या है बेटा? घोटक, घोटक शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। बताइए क्या होगा? या फिर देशज है? क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट करके फटाफट। इस प्रश्न घोटक शब्द का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अगर बात करें घोटक शब्द क्या है तो बेटा ऑप्शन ए यानी तद्भव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ 78 को देखते हैं। 70 यानी कि 78 नंबर का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वो लिखा हुआ एक मात्रिक स्वर। अभी जस्ट इसी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको स्वरों की संख्या पूछा जा रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था 11 स्वर वर्ण है। उसके बाद हमने 11 को 2 टाइप में बांटा गया, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में हमने बताया था अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए,
अ ओ औ 7 बताया था हमने। तो आपको एक मात्रिक स्वर बताया था कि हर स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक स्वर होते हैं। हर स्वर प्यारे बच्चों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 79 79 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए, प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए, ऐसा कोई शब्दांश जिसके अंत में जोड़ा जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और आगे जोड़ा जाए तो उपसर्ग, बाद में जोड़ा जाए तो प्रत्यय, और पहले जोड़ा जाए तो उपसर्ग। तो इसमें पूछा जा रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यय। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर किसी शब्दांश के अंत में जोड़ा जाए तो प्रत्यय, और पहले जोड़ा जाए तो उपसर्ग। तो अभी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 79 क्वेश्चन का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्न में से देशज शब्द कौन है? बताइए। चिड़िया हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देशज शब्द कौन है? इन निम्नलिखित में से चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। तो 81 नंबर प्रश्न, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या? अभी हमने क्या बोला? आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो आगे देखिए क्या लगा हुआ आपको दिख रहा है? उप। तो खोजिए इसमें उप है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उपनिवेश में, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग आपका उप हो जाएगा। क्लियर है? 82 नंबर का प्रश्न देखिए। बोली शब्द, बोली शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय हमने क्या बोला? शब्द के अंत में लगता है, तो अंत में क्या लगा हुआ? दीर्घई। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 82 का। चलिए 83 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। निश्चित शब्द का, निश्चित शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? निश्चित शब्द का विशेषण हो जाएगा निश्चित। निश्चित शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्तों? निश्चित होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस 83 नंबर प्रश्न के। बढ़ते हैं 84 नंबर का देखिए। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? बेटा प्रतिदिन शब्द कौन समास पूछा जा रहा? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर प्रतिदिन शब्द कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका 84 नंबर प्रश्न के अवयवीभाव। बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला गया किसी न किसी तरह, यह किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बताइए किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरह प्यारे बच्चों विशेषण पदबंध है। क्या है? विशेषण पदबंध है, यानी ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। तो 86 नंबर प्रश्न है मेरे सामने और आपके भी सामने। मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है। आप सीधा लिख दीजिएगा कमेंट में 86 लिख देना, ABCD आपको जो लगेगा वो डाल देना है। 86 में बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी। तो इस तरह से आपको कमेंट कर देना है ताकि हमें पता चल सके कि आपको इसका पता है, आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त, मिश्र, सरल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, सरल वाक्य। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद पर थूकना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ होगा ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन सी व्यर्थ निंदा, ऑप्शन बी खूब याद रखना, ऑप्शन डी भटकना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो चांद पर थूकना जो है व्यर्थ निंदा करना होता है इसका अर्थ। मुहावरे का अर्थ जो होगा व्यर्थ निंदा करना। 86 के प्रश्न में देखिए सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए सुलभ मतलब होता आसान, तो इसका उल्टा हो जाएगा कठिन, यानी कि दुर्लभ, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 89 प्रश्न की ओर। तो 89 प्रश्न में बोला गया तालाब, ये जो तालाब शब्द है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विभूति, समीकरण, नीर, तड़ाग। प्यारे बच्चों तड़ाग हो जाएगा, तालाब शब्द का पर्यायवाची तड़ाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 90 नंबर यानी 90 का। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द, ये आप खुद बता दोगे, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखा हुआ शब्द आपको दिख रहा है, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जवल, प्रेयसी सही है, साप्ताहिक सही है, संन्यास सही है। तो गलत क्या है? उज्जवल, ये गलत है। आपको उज्जवल ऐसे लिखना है, इस प्रकार से उज्जवल होता है ऐसे करके, ये आपका सही होगा।
मतलब अशुद्ध ये है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं 1991 की तरफ। देखिए 91 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य आपको पता करना। देखिए पहले वाक्य क्या है, यहाँ देखिए, उसने जल्दी घर जाना था, वाक्य आपके सामने ए में, उसने जल्दी घर जाना था, क्या यह वाक्य सही लग रहा है? आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया, वह पास हो गया। कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य सही है? गलत है, अशुद्ध बोल रहा है ना आपको। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन हो जाएगा? देखिए आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सही है, वाक्य सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, सही है। वह उत्तीर्ण हो गया, वह पास हो गया, सही है। यहाँ पर जो उसने जल्दी घर जाना, यहाँ पे होगा उसे जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर जाना था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का। बढ़ते 92 की तरफ। देखिए 92 में क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी उत जोड़ योग होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ योग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 93 का देखते हैं। 100 के उच्चारण में जिह्वा, जीभ जो हमारा किसको छूती है, स्पर्श करती है? मुद्रा को, तालु को, ओष्ठ को, दंत को, बताइए। जीभ 100 के उच्चारण में जीभ किसको छूती है? जल्दी बताइए। 100 के उच्चारण में ये छूती है तालु को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 93 की बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? मेहतर का मेहतरानी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा गया, मेहतर पुल्लिंग है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मेहतरानी। बढ़ते हैं 95। देखिए क्या कह रहा, अंधा पी से कुत्ता खाए, है ना, अंधी पी से कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? महामूर्ख होना, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, दोनों ओर संकट दोहरा फायदा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका मतलब मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, मूर्ख आदमी का कमाई कोई भी खा लेता है। चलिए बढ़ते हैं 96 की ओर। यह कोई नया काम नहीं है, क्वेश्चन क्या है? यह कोई नया काम नहीं है प्यारे बच्चों। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 97। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। बताइए मोहन खाता है, कौन खा रहा है? मोहन, कर्ता कारक है। क्या होगा? 97 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं 98 की ओर। चादर शब्द पुल्लिंग है, ये जो चादर है शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, स्त्रीलिंग। चादर ओढ़ाई जाती है, चादर ओढ़ाई जाती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी, चादर शब्द कौन सा लिंग है प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। चलिए 99 का चौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मुद्रा। बताइए चौ क्या होता है? चौ, दंत ये सी हो जाएगा, तालु, चौ। ठीक है, बढ़ते 100 नंबर। ओ, ई, छोटी ऊ, री, ये कौन स्वर है? अभी आपको बताए थे कौन सा स्वर में आते हैं? हर्ष स्वर, जो कि 4 होते हैं, हमने बताया था ना। ओ, ई, ऊ और री, ये 4 जो है हर्ष स्वर में आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आज का 100 ऑब्जेक्टिव हमने आपको शानदार तरीके से किया है। इसी प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, सबसे आसान तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये क्लास, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए अच्छे इंपॉर्टेंट चीज के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।